स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों, शम्स का सलाम आपके नाम इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं सादिया शेख, जो कि एक बहुत नन्ही सी लड़की है, लेकिन बहुत बड़े-बड़े काम करती है। तो आज आइए मिलते हैं सादिया से और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत-बहुत स्वागत है सादिया जी आपका इस प्रोग्राम में, शम्स का सलाम सादिया के नाम में। सादिया जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और बचपन के कुछ यादगार पल के बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताएँ? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और मेरी पैदाइश जो है वो बिहार में हुई है। बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जाले विधानसभा में एक छोटा-सा गाँव है देवरा बंधौली। वहाँ 25 मार्च को सन 2002 में मेरी पैदाइश हुई थी। और शुरू के 3 साल मैं गाँव में ही रही। वो आंगनवाड़ी स्कूल में जाया करती थी, खिचड़ी खा के आ जाया करती थी बस पढ़ाई लिखाई करे। और फिर उसके बाद हम वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गए थे पढ़ाई के लिए बेसिकली। तो अब जो है हम मुंबई में ही रह रहे हैं और सिर्फ छुट्टियों में जाया करते हैं। तो ज़्यादा कुछ गाँव की यादगार नहीं है मेरे पास, बस इतनी ही है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि देवरा बंधोली, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं भी मधुबनी जिले का हूँ और देवरा बंधोली एक बहुत ही अपने आप में बड़ा गाँव है और काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं, मैंने ऐसा सुना है वहाँ पे। तो सादिया, आगे बढ़ते हैं। आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि आपने आपकी जो तालीम हासिल की है, वो क्या चीज़ में आपने की है और अभी आप क्या चीज़ पढ़ाई कर रही हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ? स्कूल में मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ था क्योंकि मैं गाँव से जब बॉम्बे आई थी तो मेरा एडमिशन सीनियर केजी में डायरेक्ट हुआ था। और फिर उसके बाद मैं सेकंड स्टैंडर्ड तक मुंबई में ही मैंने पढ़ाई की अपनी इंग्लिश स्कूल से। उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई थी मालेगाँव में, जो कि नासिक के आगे है। वो मदरसा और स्कूल दोनों है। तो वहाँ पर मैंने अरबी के साथ-साथ अपना एसएससी का बोर्ड एग्ज़ाम और अरबी का बोर्ड एग्ज़ाम दोनों दिया। वहाँ पे 6 साल मैं हॉस्टल में थी। मैंने मौलविया का कोर्स कंप्लीट किया और उसके साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम भी क्लियर किया 84.60% से। उसके बाद मुझे चूँकि बहुत शौक था डॉक्टर बनने का, तो मैं चाह रही थी कि मेडिकल का प्रिपरेशन करूँगी, बट देन एज उस टाइम मेरी बहुत कम थी, तो मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ता। तो हमने सोचा कि 11th-12th में मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ बॉम्बे में, रॉयल कॉलेज मीरा रोड में है जो, साइंस से। अब मैं तो पूरा उर्दू मीडियम से पढ़कर आई थी और डायरेक्ट इंग्लिश में आना मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था वो। बट मैं 11th में मैं फेल भी हो गई थी और इस बात का मुझे अब गम नहीं है इतना, पहले था क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ। तो मैंने 12th इंटीग्रेटेड किया क्योंकि मुझे एक क्लास डबल नहीं पढ़ना था। तो 12th मेरा साइंस से हो गया और उसके बाद मैंने अपना स्ट्रीम चेंज करके मैं आर्ट्स में चली गई। तो रिजवी कॉलेज में मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया और अभी मैं आर्ट्स के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी से बैचलर्स कर रही हूँ। क्या और बात है! आगे मेरी ख्वाहिश है मैं जामिया का एंट्रेंस क्लियर करूँ और वहां से मैं मास्टर इन सोशियोलॉजी करूँ। चलिए सादिया, बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ मेरी तरफ से कि आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जामिया का आप एंट्रेंस क्लियर करें और वहाँ से आप आगे की पढ़ाई करें। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सादिया जी, कि जैसे आपने बताया कि आप 11th में फेल हो गई थी और फिर उसका आपको कोई गम नहीं और उसके बाद आपने आगे कंटिन्यू किया। तो ये कौन आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है? कहाँ से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई कि मुझे अब पीछे नहीं देखना है, मुझे आगे ही बढ़ना है? उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। जब जब मैं फेल हुई थी उस टाइम ऑफ कोर्स मुझे गम हुआ था क्योंकि लाइफ में कभी मैं फेल नहीं हुई थी किसी सब्जेक्ट में। एंड मैं अपने क्लास में बहुत ही एक अच्छी स्टूडेंट मानी जाती थी और जब मैं यहाँ कॉलेज में आई मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल था और वहां से निकलने के बाद मैंने दुनिया देखी। तो मुझे भी गम हुआ था उस टाइम कि मैं क्यों फेल हो गई, मैं कैसे इतनी कमजोर हो गई पढ़ाई में एंड ऑल। बट जब मैंने 12th क्लियर कर लिया उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद मेडिकल का प्रिपरेशन करना जो वो मेरी किस्मत में ही नहीं था।
और क्योंकि मेरे अंदर एक और चीज थी, पब्लिक स्पीकिंग मैं बचपन से करती थी और आर्ट का भी मुझे बहुत शौक था, लाइक पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब। तो आर्ट्स में मैंने एडमिशन ले लिया। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी किस्मत में जो लिखा होता है ना, तो वो मतलब कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर हमारे पास आ ही जाता है। तो मतलब मुझे साइंस में जाना था, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था। तो एक जरिया हो गया कि मैं फेल हो गई, तो मैंने अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया और अब मैं आर्ट्स में आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर की पोटेंशियल को, अपने अंदर की आर्ट को पहचानने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो आ जाता है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने पीछे वाली जो मेरा साल था जिस साल मैं फेल हो गई थी, उस टाइम गम हुआ था। अब मैं गम नहीं मनाती हूँ, क्योंकि आगे मेरे पास अब बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि अब सही चीजें हो रही है जो मैं करना चाह रही हूँ। बिल्कुल सादिया, मैं जैसा कि मैं देखता हूँ आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और आपने बताया कि आप पब्लिक स्पीकिंग में आपका काफ़ी शौक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सादिया कि चूँकि आपने बताया कि आप बिहार से हैं और ख़ास करके वहाँ तालीम का जो असर है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है और उसके अलावा लड़कियों में और भी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आपसे ख़ास करके बात करना चाहूँगा कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है और आपके दोस्तों ने मिल कर के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की जो आपने तामीर की है वहाँ पे, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ और उसका क्या मकसद है, उस चीज़ के बारे में आप हमें बताएँ? जी। सब जब ये शुरू करने से पहले, क्योंकि मैंने बताया था कि गांव की मेरे पास बहुत कुछ यादें नहीं है, लेकिन जब मैं साइंस से आर्ट स्ट्रीम में गई और जब मैंने सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो शायद ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे मैंने देखा है कि आजकल के यंगस्टर्स जो है वो टिकटॉक और पबजी और ये सारी चीजों में मतलब इस कदर खोए हुए हैं कि उनको दुनिया में और भी लोग है ऐसे जो जिनको हमारी जरूरत है, इस चीज का एहसास नहीं है लोगों को। और थोड़ा मैं पॉलिटिकली भी कनेक्ट हो गई थी उसी टाइम, CNRC मूवमेंट के टाइम पे, उसकी वजह से। और तब मेरे अंदर ज्यादा अवेयरनेस आई। एक बहुत ही बड़ा रीजन था CNRC बिल के आने के बाद। मैंने स्टडीज स्टार्ट किया जब मैंने देखा कि स्टूडेंट के साथ किस तरह हो रहा है, और हमारे अंदर बहुत चीजों की कमी है। हमने बहुत पढ़ाई की, अब से बचपन से लेके अब तक हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो सिर्फ किताबों में हमारे पास पढ़ने के लिए है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो ये ख्याल आया मेरे दिमाग में कि क्या इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है। मतलब सिर्फ बहुत पैसे खर्च करके अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करें, क्या यही तक हमारी जिंदगी है? तो नहीं। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, जिंदगी जीने का कोई मतलब कोई मजा ही नहीं है अगर सिर्फ यहीं तक हमारी लाइफ है। तो लाइफ में हमारे स्ट्रगल होना चाहिए। अगर हम अपने जरिए किसी का फायदा कर रहे हैं तो वो जो खुशी होती है वो परमानेंट होती है। तो और एक बहुत बड़ा बड़ा रीजन मैंने CNRC बताया, जब मैंने उसमें अपनी कम्युनिटी को मैंने तब और अच्छे से पहचाना कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है। तब एक बहुत बड़ा रीजन मुझे एजुकेशन मिला। और उसमें भी ज्यादा जो परेशान वाली बात थी वो थी कि वुमेन्स एजुकेशन जो है वो और ज्यादा कम है, जबकि हमारा रिलीजन अगर हम देखें तो हमारे रिलीजन में ये कंपलसरी कहा गया है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, सब पर इल्म हासिल करना फर्ज है। लेकिन हम उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं ले रहे। मतलब चाहे वो इंग्लिश की पढ़ाई हो या चाहे वो हमारे रिलीजन की पढ़ाई हो, वो सिर्फ पढ़ने तक ही हो जाती है, हम उसको प्रैक्टिकली नहीं लेते हम। तो जब मैं अभी लॉकडाउन की वजह से गाँव गई थी, तो इस चीज पे मैंने बहुत गौर किया कि क्या चल रहा है, मतलब एजुकेशन का जो लेवल है वो हमारे गांव में कहाँ तक बढ़ा है। क्योंकि मैं तो 4 साल की थी जब तब मेरे पेरेंट्स मुझे मुंबई ले आए थे, खास इसी वजह से कि जिस तरह उनका पास्ट गुजरा है वो बिल्कुल उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, एक गरीबी भी वजह थी, और एक अच्छा माहौल नहीं था, ना स्कूल था ठीक से, ना कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए वो मुझे मुंबई शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी गांव में हैं, और कोई चीज है जो उन्हें हमारी तरह माइग्रेट करने से रोक देती है, वो है एक बहुत बड़ा रीजन गरीबी है। वहां पे बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों पर के पढ़ाई पे खर्च करने से अच्छा है कि
बच्चों को हम अपने साथ काम पर लगा ले तो हमारा दिन जो है दिन का खर्चा निकल जाएगा या हमारी मेहनत कम हो जाएगी, जबकि उन बच्चों की उम्र अभी पढ़ाई की है। तो इसकी वजह से चाइल्ड लेबर और अर्ली चाइल्ड मैरिज, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। तो मैंने बस ये सोचा कि अगर हम इनको रिसोर्सेज देते हैं, जैसे अगर हम इनको एडमिशन करवाने में हेल्प करते हैं, हम इनको सिलेबस की बुक्स प्रोवाइड करते हैं, अगर तो इनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। हम तो आपको बुक्स भी दे रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको एडमिशन करवाने में दिक्कत आ रही है तो हम एडमिशन भी करवा कर देंगे। तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि वो पढ़ ही नहीं सकते, वो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेज सकते। और कोई बहुत दूर नहीं, गांव के अंदर ही हमने खोला है ताकि जब चाहे जिस टाइम चाहे वो आके पढ़ सकते हैं। सुबह से शाम तक आपको काम के अलावा भी टाइम मिले तो आप आके पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइब्रेरी अगर हम खोलते हैं तो एक साथ कई बच्चों का फायदा हो सकता है। अगर एक दिन कोई बच्चा एक बुक पढ़ता है तो वो वहीं पे रख के जाएगा, दूसरा कोई और भी वही बुक पढ़ सकता है, तीसरा भी आकर तीसरे दिन वही बुक पढ़ सकता है। तो एक साथ जो है ना ज्यादा लोग फायदा उठा सकते हैं इससे। तो इसीलिए हमने लाइब्रेरी स्टार्ट किया। और फिर जब हमने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 साल या 14 साल के अंदर, या 7 साल से 14 साल के अंदर के बच्चे, उनका जो माइंड है ना वो एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ठीक है, गांव है, गांव में तो एक प्रॉपर तो स्पोर्ट्स का भी मतलब कोई क्या बोलेंगे हम, प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बच्चे अलग ही कुछ गेम खेलते हैं और उसमें ही एक दूसरे को मारा पीटी, गाली गलौच एंड ऑल सब कुछ चलता है, लेकिन पढ़ाई की अगर बात करो तो भाग जाते हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया, उन बच्चों को पकड़ा और मैंने उनको कहा कि चलो एक जगह है वहां पे हम चलते हैं, मैं तुम लोग को चॉकलेट्स दूंगी अगर तुम लोग बैठोगे मेरे साथ। तो बोले ठीक है दीदी, चलो चलो। तो अब वो लोग सब आए मेरे साथ, तो उनके सामने मैंने थोड़ा क्राफ्ट की चीजें बनाई ताकि वो बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट मैं उनको पढ़ा नहीं सकती थी, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, भाग जाते वहीं से। तो थोड़ा मैंने उनको ड्राइंग की चीजें बताई कि किस तरह ड्राइंग किया जाता है, कलर्स बताया मैंने उनको, और फिर क्राफ्ट में फ्लावर्स कैसे बनता है या बोट कैसे बनता है, और ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। सो मैंने देखा कि वो इंटरेस्ट ले रहे थे और दूसरे दिन वो खुद मुझे घर पे बुलाने आए कि दीदी चलो ना लाइब्रेरी चलते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि हम इस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट करवा सकते हैं, एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान ला सकते हैं, मतलब धीरे धीरे करके हम उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट दिलवाएंगे। तो आज आज 2 महीने हो गए लाइब्रेरी को ओपन किए हुए और 40 से 45 स्टूडेंट्स हैं और जगह कम पड़ रही है। अब हम लोग को और बच्चे आना चाहते हैं लेकिन जगह की कमी की वजह से हम नहीं ला पा रहे। तो एक बहुत बड़ा रीजन पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था और लैक ऑफ अवेयरनेस जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजों की वजह से मैंने सोचा कि जो स्ट्रगल मतलब हमारे पास पैसे थे इसलिए हम बॉम्बे आ गए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है जो उनको रोक देती है इस काम से। तो हमने सोचा कि बस हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि इनकी ये मजबूरियां खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जी। और जिस नीयत से आपने इसको शुरू किया है और जिस तरीके का रिजल्ट आप देख रही हैं और जो स्ट्रेटेजीज आप इस्तेमाल कर रही हो, बड़ी बड़ी काबिल तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे और भी जो गांव की लड़कियां हैं या जितने भी लोग हैं वो आपको आपके इस सफर में, इस मकसद में आपका साथ दें और आपको कामयाबी मिले। और हम सभी लोग अपने गांव के और अपने समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को रिटर्न में देना भी बहुत जरूरी है कुछ। जो सादिया जी आप बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस चीज को लेकर के? आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई हैं? किस तरीके से आप देखती हैं आगे आने वाले 10 सालों में इस चीज को बताएं आप हमें थोड़ा सा। हम जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की या फिर लैक ऑफ एजुकेशन की या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हर चीज में बिहार आता है। तो इतने टाइम से क्योंकि मेरे अंदर खुद अवेयरनेस नहीं थी इतनी अपने गांव को लेकर, लेकिन एक चीज शुरू करते हैं तो बोलते हैं धीरे धीरे हर चीज की जानकारी हो जाती है। तो अब जैसे हमें पता चला कि बहुत सारी कमी है हमारे गांव में, पूरे बिहार में। तो हमने सोचा कि हम क्यों, मतलब हम ठीक है बॉम्बे आए थे तो हम पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन कुछ फायदा हमें अपने गांव को देना चाहिए।
तो इसीलिए, और हम मुंबई आए थे कुछ अच्छा सोच करके, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा जॉब होगा तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट जो है वो किसी एक फैमिली या किसी एक इंसान के डेवलपमेंट से पूरा गांव या पूरा शहर या पूरा स्टेट या फिर बोलेंगे हम पूरा नेशन डेवलप नहीं होता। अगर मैं डेवलप कर रही हूँ अपने गांव में बहुत ज्यादा, तो ये जरूरी है कि मैं अपने साथ उन लोगों को भी लेकर चलूं जो मुझसे नीचे है। डेवलपमेंट तभी होगा। तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है आगे कि धीरे धीरे हम हर छोटे छोटे गांव में जहाँ पे एजुकेशन को लेकर कमी है, वहां पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें। पहले तो पेरेंट्स को इस चीज से खबर करने के लिए कि उनके बच्चों के क्या क्या राइट्स है जो उनको मिलना जरूरी है और पढ़ाई कराना कितना जरूरी है। फिर उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी, और अगर हो सके तो एडिशनल कोचिंग क्लासेस, क्योंकि वहाँ ज्यादातर बच्चे कोचिंग पर ही डिपेंड होते हैं स्कूल में, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज नहीं है पढ़ाने की और टीचर्स की भी। तो ये दोनों काम हमारा धीरे धीरे हो और एक दिन ऐसा आए कि बिहार के हर गांव में हर बच्चा जो है वो पढ़ने जाने लगे, और फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्हें बिहार छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़े। क्योंकि लोग जो है ना अपने गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर वहीं पे तरक्की करने लगते हैं, वहीं अपनी जिंदगी बसा लेते हैं, और जो गरीब लोग जो बच जाते हैं गांव में, फिर वो गरीब ही रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट लोग बाहर जाते हैं बिहार के बाहर करने के लिए, वो सारी चीजें हमें यहीं मिले। हमारा एक और प्लान है इसीलिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हम चाहते हैं कि वुमेन्स का भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े थोड़ा उनके लिए। तो क्योंकि गांव में जो आर्ट, वहाँ की वुमेन्स के अंदर बहुत अच्छा आर्ट है एम्ब्रॉयडरी का, और जो वो ऊन से बनाती है बेडशीट और ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जो वो रोटी रखने का जो डलिया आता है, ये सारी चीजें। तो ये शहरों में लोगों को बहुत पसंद आता है, जैसे मुंबई में, या अगर हम दूसरे स्टेट में देख लें ऐसे, तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती है लोगों को। तो हमने और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम एक रूम लेकर उसमें सारी मशीनें जो आती हैं एम्ब्रॉयडरी की, सिलाई की, वो वहां पर दे, और जो भी मटेरियल्स होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि वुमेन्स, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि पर्दे का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और वुमेन्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो हम चाह रहे थे कि एक सेफ प्लेस हो जहाँ पे लोगों उनको झिझक ना हो कि यहाँ पे मतलब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं। तो हम एक सेफ एनवायरनमेंट दे के एक सेफ प्लेस बनाएंगे, और वहां पे उनके लिए इंशाल्लाह हम एम्प्लॉयमेंट का जरिया क्रिएट करेंगे। तो इस तरह शायद कुछ चेंजेस आ सके हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी। बिल्कुल सादिया, मैं बहुत बहुत मेरी नेक ख्वाहिशात हैं आपके इस तमाम आइडियाज़ के लिए, और बहुत ही कम उम्र में आपने इतना अच्छा आइडियाज़ सोचा है और आपकी पूरी टीम काम कर रही है। तो मेरी तरफ से और हमारे इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम है आपको और आपकी पूरी टीम को, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें और काम करती रहें, लोगों को एम्पावर करें। मिलते हैं दोस्तों जरूर एक बार फिर से एक नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स का सलाम सादिया जी के नाम। थैंक यू सो मच सादिया। वेलकम।